नमस्कार दोस्तों, स्कूल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 12 की इतिहास की पहली पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 के अध्याय 2 को। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तार से पढ़ा। उस अध्याय में हमने पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले अर्थात 1900 ईस्वी पूर्व में ही हो गई थी। इसके बाद 100 सालों के दौरान में 1800 ईस्वी पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। ऐसा लगता है कि कुछ हड़प्पा स्थल 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में बने रहे और इन हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया, जैसे सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुओं, बाटों, मोहरों तथा विशिष्ट मनकों का समाप्त हो जाना। लेखन, लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो गई थी। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हुआ तथा बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया। कुल मिलाकर इस समय मिली पुरावस्तुएं तथा बस्तियां इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती हैं, जो शहरों के पतन के बाद अस्तित्व में आई थी। चूंकि ये संस्कृतियां विकसित हड़प्पा सभ्यता के बाद की हैं, इसलिए इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृतियां कहा गया। उत्तर हड़प्पा 3 सदियों तक अस्तित्व में बना रहा। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के समाप्त होने के साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिन क्षेत्रों में आबादी बढ़ने लगी थी, वहां और भी नई बस्तियां अस्तित्व में आई। धीरे धीरे इन बस्तियों का फैलाव सिंधु, गंगा, यमुना और इनकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में होता गया और गुजरात में नर्मदा और साबरमती तथा इनकी सहायक नदियों के क्षेत्र में भी नई बस्तियां अस्तित्व में आई। कुछ बस्तियां दक्षिण भारत की नदियों के किनारे भी अस्तित्व में आई। सभ्यता और सांस्कृतिक विकास के इस काल को वैदिक काल कहते हैं। वैसे वैदिक काल का निश्चित समय 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। वैदिक काल के बाद कुछ दौर विकसित वैदिक काल के भी आए। इस विकसित वैदिक काल को वैदिक काल से अलग करने के लिए इसे उत्तर वैदिक काल कहा गया। उत्तर वैदिक काल का निश्चित समय 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। महाभारत और रामायण की रचना 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 400 ईस्वी के दौरान हुई है, लेकिन थोड़ी बहुत मिली पुरातात्विक साक्ष्यों, प्राचीन साहित्यिक पुस्तकों तथा महाभारत और रामायण के नायकों के वंशावलियों के उम्र का हिसाब लगाने से मालूम पड़ता है कि ये घटनाएं उत्तर वैदिक काल से संबंधित हैं। अब बात इस अध्याय की करें तो इस अध्याय में हम 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के साम्राज्यों के प्रशासनिक और आर्थिक इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम 16 महाजनपदों के बारे में जानेंगे, जिनका उल्लेख आरंभिक बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय में किया गया है। मगध इन सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध इतना शक्तिशाली राज्य कैसे बना, इस बारे में आधुनिक इतिहासकारों और आरंभिक जैन बौद्ध लेखकों के मतों को भी हम जानेंगे। आगे हम मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। दोस्तों, ये राजा और राज्य अब से बहुत पुराने हैं, लेकिन आज हम इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने प्राचीन समय की इतनी सारी जानकारियां और उनके साम्राज्यों के इतिहास की रचना करने में जिन स्रोतों, साक्ष्यों और पुस्तकों का प्रयोग किया है, उसके बारे में भी हम इस अध्याय में जानेंगे।
मौर्य साम्राज्य के पतन के साथ साथ उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और रजवाड़े स्थापित हो रहे थे। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले एक ऐसे राजा के बारे में भी हम इस अध्याय में पढ़ेंगे जो खुद को देवपुत्र समझता था। गुजरात के गिरनार में स्थित सुदर्शन झील के बारे में जान सकेंगे, जिसका संरक्षण 3 वंशों के राजाओं ने किया। प्राचीन काल के राजाओं के अपनी जनता के साथ कैसे संबंध थे, ये भी हम इस अध्याय में जानेंगे। उस समय खेती में पैदावार अधिक हो, इसके लिए कौन से तरीके अपनाए गए। ग्रामीण समाज, खेती किसानी, वर्ग भेद, शिल्प व्यापार, मुद्रा का प्रचलन, भाषा लिपि, इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानेंगे हम इस अध्याय में। तो चलिए अब शुरू करते हैं अध्याय 2, राजा, किसान और नगर। दोस्तों, इस अध्याय का ये पहला पार्ट है। इसके अलावा हम 2 पार्ट और बनाएंगे क्योंकि अध्याय बहुत लंबा है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। यही वह काल था जब सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई। साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए, जिनमें महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। कई स्थानों पर पाया गया है कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया गया था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। शायद इनमें सबसे ज़्यादा मुखर आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास है। इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे। इनका पता कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से चलता है। इसी के साथ साथ लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय हुआ। इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों तथा चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, यह एक जटिल प्रक्रिया है और आपको यह भी आभास होगा कि इन स्रोतों से विकास की पूरी कहानी नहीं मिल पाती है। दोस्तों, चित्र 2.1 में एक अभिलेख दिया गया है जो कि सांची, मध्य प्रदेश में मिला हुआ है और इसका काल है 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। चलिए हम अध्याय में आगे चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं पहला हेडिंग, प्रिंसेप और प्रियदर्शी। भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। इस शोध से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया। उसके बाद विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास के संदर्भ की ओर लगाया और यह छानबीन करने की कोशिश की कि क्या राजनीतिक परिवर्तनों और आर्थिक तथा सामाजिक विकासों के बीच
कोई संबंध था? शीघ्र ही यह आभास हो गया कि इनमें संबंध तो थे, लेकिन संभवतः सीधे संबंध हमेशा नहीं थे। चलिए अब देखते हैं अभिलेख क्या चीज होते हैं। फिर इसके बाद हम अगले टॉपिक पे आएंगे। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। इनमें राजाओं के क्रियाकलाप तथा महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा होता है। यानी अभिलेख एक प्रकार से स्थायी प्रमाण होते हैं। कई अभिलेखों में इसके निर्माण की तिथि भी खुदी होती है। जिन पर तिथि नहीं मिलती है उनका काल निर्धारण आमतौर पर पुरालिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर काफ़ी सुस्पष्टता से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लगभग 250 ईस्वी पूर्व में अक्षर अ इस प्रकार लिखा जाता था और 500 ईस्वी में यह इस प्रकार लिखा जाता था। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता था जो जन सामान्य की भाषाएं होती थी। इस अध्याय में अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, क्योंकि यह नाम प्राकृत अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं। आपको यहाँ तमिल, पाली और संस्कृत जैसी भाषाओं के शब्द भी मिलेंगे, क्योंकि इन भाषाओं में भी अभिलेख मिलते हैं। यह संभव है कि लोग अन्य भाषाएं भी बोलते थे, लेकिन इनका उपयोग लेखन कार्य में नहीं किया जाता था। जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहाँ कोई जन अर्थात लोग, कुल या जनजाति अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत एवं संस्कृत दोनों में मिलता है। चलिए दोस्तों अब टॉपिक पे आते हैं और जानते हैं आरंभिक राज्यों के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम जानते हैं 16 महाजनपदों को। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इसी काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन वज्जी, मगध, कोसल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती जैसे नाम प्रायः मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते होंगे। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गढ़ और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गढ़ों से संबंधित थे। वज्जी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा गढ़ सामूहिक नियंत्रण रखते थे। यद्यपि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह लिखे नहीं जा सकते, लेकिन ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, जिसे प्रायः किले से घेरा जाता था। किलेबंद राजधानियों का रखरखाव और प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया है और यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। क्या वनवासियों और चरवाहों से भी कर रूप में कुछ लिया जाता था? हमें इतना तो ज्ञात है कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था।
धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जिन्हें प्रायः कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। ओलिगार्की या समूह शासन उसे कहते हैं जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है। आपने पिछले वर्ष जिस रोमन गणराज्य के बारे में पढ़ा वह एक समूह शासन ही है, यद्यपि इसका नाम अलग है। मानचित्र 1, इसमें आरंभिक राज्य व उनकी राजधानियों को दर्शाया गया है। आरंभिक राज्यों में मथुरा, उज्जैनी, कौशाम्बी, इंद्रप्रस्थ, अहिच्छन्न, वाराणसी, श्रावस्ती, कुशीनगर, वैशाली, राजगीर, चंपा और पश्चिमोत्तर में पुष्कलावती दिए गए हैं। इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा और याद कर लीजिए, साथ साथ इनकी राजधानियों को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 16 महाजनपदों में सबसे प्रथम मगध, चूंकि मगध सबसे बड़ा राज्य था। 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध, जो कि आधुनिक बिहार में स्थित है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। एक यह कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। दूसरी यह कि लोहे की खदानें भी आसानी से उपलब्ध थी, जिससे उपकरण और हथियार बनाना सरल होता था। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। साथ ही गंगा और इसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता व सुलभ होता था। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया है। इन लेखकों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे और इनके मंत्री उनकी नीतियां लागू करते थे। प्रारंभ में राजगाह, जो कि आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृत नाम है, मगध की राजधानी थी। यह रोचक बात है कि इस शब्द का अर्थ है राजाओं का घर। पहाड़ियों के बीच बसा राजगाह एक किलेबंद शहर था। बाद में 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जिसे अब पटना कहा जाता है, जिसकी गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण अवस्थिति थी। चित्र 2.2 में राजगीर के किले के दीवार को दिखाया गया है। इसको आप लोग देख लीजिए ध्यान से और हम अध्याय में आगे चलते हैं और जानते हैं भाषाएं और लिपियां। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में हैं, जबकि पश्चिमोत्तर से मिले अभिलेख अरामेइक और यूनानी भाषा में हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में हैं, जबकि पश्चिमोत्तर से मिले अभिलेख अरामेइक और यूनानी भाषा में हैं। प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्टी में लिखे गए थे। अरामेइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में किया गया था। चलिए अब जानते हैं एक आरंभिक साम्राज्य के बारे में। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने 321 ईस्वी पूर्व में शासन किया था, का शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। उनके पौत्र अशोक ने, जिन्हें आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता है, कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। कलिंग, जो कि आधुनिक उड़ीसा का एक जिला है। अब जानते हैं मौर्य वंश के बारे में और क्या क्या जानकारियां हैं, उसको हम अब इस टॉपिक में देखेंगे। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया है। इनमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल हैं, विशेषतया मूर्तिकला। मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचनाएं भी मूल्यवान सिद्ध हुई हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगस्थनीज द्वारा लिखा गया विवरण। आज इसके कुछ अंश ही उपलब्ध हैं,
एक और स्रोत जिसका उपयोग प्रायः किया जाता है वह है अर्थशास्त्र। संभवतः इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी, जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे। साथ ही मौर्य शासकों का उल्लेख परवर्ती जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वाङ्मय में भी मिलता है। यद्यपि उक्त साक्ष्य बड़े उपयोगी हैं, लेकिन पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख प्रायः सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पालिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया। इनमें बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार तथा दूसरे के धर्मों और परंपराओं का आदर शामिल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार से था। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र, जिसमें तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्गिरी। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। क्या इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था समान रही होगी? इतिहासकार अब इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ऐसा संभव नहीं था। साम्राज्य में शामिल क्षेत्र बड़े विविध और भिन्न भिन्न प्रकार के थे। कहाँ अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र और कहाँ उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र। यह संभव है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी तथा उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर रहा हो। इन केंद्रों का चयन बड़े ध्यान से किया गया। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे, जबकि सुवर्णगिरी अर्थात सोने के पहाड़ कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोगी था। मानचित्र 2 में अशोक के अभिलेखों का वितरण दिया गया है। इसमें दिखाया गया है कि अशोक के अभिलेख कहाँ कहाँ मिले हैं और इसमें कई प्रकार के रंगीन आकृतियों के द्वारा इनके स्थानों को दिखाया गया है। लाल रंग जो स्थान इंगित करते हैं वहाँ पर महाशिलालेख मिले हैं और बैगनी कलर का जो बॉक्स दिया गया है वो जो है लघु शिलालेख को इंगित करते हैं और गोला स्तंभ अभिलेख को इंगित करता है। चित्र को आप लोग ध्यान से देख लीजिए और जो जो लोकेशन दिखाए गए हैं उसको आप लोग याद कर लीजिए। महाशिलालेख, लघु शिलालेख और स्तंभ अभिलेख। चलिए हम अध्याय में आगे बढ़ते हैं। साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियों दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना अत्यंत आवश्यक था। राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह या महीनों का समय लगता होगा। इसका अर्थ यह है कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती होगी। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम रही होगी। मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। इनमें से एक का काम नौसेना का संचालन करना था तो दूसरी यातायात और खान पान का संचालन करती थी। तीसरी का काम पैदल सैनिकों का संचालन, चौथी का अश्वारोहियों, पांचवी का रथारोहियों तथा छठी का काम हाथियों का संचालन करना था। दूसरी उप समिति का दायित्व विभिन्न प्रकार का था। उपकरणों के ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना तथा सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। ऐसा उन्होंने धर्म के प्रचार के द्वारा भी किया, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा।
धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई। सम्राट के अधिकारी क्या क्या कार्य करते थे? मेगास्थनीज के विवरण का एक अंश दिया गया है। साम्राज्य के महान अधिकारियों में से कुछ नदियों की देखरेख और भूमि मापन का काम करते थे, जैसा कि मिस्र में होता था। कुछ प्रमुख नहरों से उपनहरों के लिए छोड़े जाने वाले पानी के मुख्य द्वार का निरीक्षण करते हैं, ताकि हर स्थान पर पानी की समान पूर्ति हो सके। यही अधिकारी शिकारियों का संचालन करते हैं और शिकारियों के कृत्यों के आधार पर उन्हें इनाम या दंड देते हैं। वे कर वसूली करते हैं और भूमि से जुड़े सभी व्यवसायों का निरीक्षण करते हैं। साथ ही लकड़हारों, बढ़ई, लोहारों और खननकर्ताओं का भी निरीक्षण करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना करनी शुरू की, तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया। इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण तथा उत्साहवर्धक लगी। साथ ही प्रस्तर मूर्तियों सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे, जो साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं। इतिहासकारों को लगा कि अभिलेखों पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से भिन्न हैं। इसमें उन्हें यह लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली और परिश्रमी शासक थे। साथ ही वे बाद के उन राजाओं की अपेक्षा विनीत भी थे, जो अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ते थे। इसलिए इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना। फिर भी मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था? यह साम्राज्य मात्र 150 साल तक ही चल पाया, जिसे उपमहाद्वीप के इस लंबे इतिहास में बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त यदि आप मानचित्र 2 को देखें तो पता चलेगा कि मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया था। यहाँ तक कि साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण एक समान नहीं था। दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और रजवाड़े स्थापित होने लगे। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। बाकी के टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चलिए अब चलते हैं दूसरे वीडियो में।